ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारी इन्वायरमेंट बुक का सेकंड चैप्टर है एंड सेकंड क्लास होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर परफॉर्म होने वाले फंक्शंस। इसके अंदर 3 टॉपिक है, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी फ्लो, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है। तो हम सभी जानते हैं कि पहले प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और फिर उसके बाद में इसी प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर में फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हार्बिवर्स, क्योंकि हम तो घास फूस खा नहीं सकते। और उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उसी के ऊपर फीड कर रहे होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। फिर एनर्जी जो है वो बेसिक फोर्स है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और फिर सेकंड है एनर्जी, हमेशा एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनिट डायरेक्शन होता है, यानी कि प्लांट्स के ऊपर में ही हर्बीवर्स फीड करेंगे, हर्बीवर्स के ऊपर कार्निवोर्स फीड करेंगे, ये यूनिट डायरेक्शनल होता है, ठीक है। प्लांट के ऊपर ये नहीं है कि प्लांट से पहले भी कोई और। मेरा कहने का सिंपल एक ही मतलब है कि हम सन की एनर्जी को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं हम उनसे फूड डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। तो ये जो एनर्जी का फ्लो होता है यूनिट डायरेक्शनली ही होता है और देयर इज़ अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट। और हर एक स्टेप पे जैसे कि स्टेप चल रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, फिर सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये जो यूनिट डायरेक्शनल फॉर्म है इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है। ये जो यूनिट डायरेक्शन यहाँ पे बताई गई, यूनिट डायरेक्शन कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इसी को फूड चेन कहा जाता है, ठीक है। फूड चेन कोई अलग टर्म नहीं है। फूड चेन क्या होती है? इसी एनर्जी के फ्लो को, इस यूनिट डायरेक्शन एनर्जी के फ्लो को ही क्या कहा जाता है? फूड चेन। और ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स का जब क्या बन जाता है? वेब बन जाता है, उसको हम कहते हैं फूड वेब। जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर क्या बताया गया है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर में प्राइमरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर में सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं। इस तरीके से जो ग्रास ऊपर है इसके ऊपर में फ्रॉग की जगह रैबिट भी फीड कर सकते हैं, अदर एनिमल्स भी फीड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब एक प्राइमरी कंज्यूमर के साथ प्रोड्यूसर्स के साथ में अलग अलग फूड चेन्स बन जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं फूड चेन के। एक तो ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि प्रोड्यूसर्स से, और दूसरा वहाँ के डेट्रियर्स यानी कि डेट्रियर्स क्या होते हैं? वो सामान जो गड़ सल जाता है। जैसे कि लिटर क्या होता है? कूड़ा कचरा, जैसे कि पत्तियाँ हो गई हैं सूखी हुई, उनके ऊपर फीड करना, या फिर जो एनिमल्स मर जाते हैं उनके ऊपर फीड करना, उनको गलाना सड़ाने वाली जो प्रोसेस होती है उनके ऊपर फीड करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वहाँ से शुरू होती है, मतलब वहाँ से शुरू होती है यहाँ से फूड चेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेट्रियर्स फूड चेन। अब हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या हैं? इसी जो ये फूड चेन होती है, इसी फूड चेन को रिप्रेजेंट करने का, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स को शो करना। ये नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, और बायोमास यानी कि उनका जो बायोमास है उसके फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा, पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, उनके ऊपर फीड करने वाले हिरणों की संख्या थोड़ी कम होती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो उन हिरण के ऊपर फीड कर रहते हैं वो उससे कम होती है, और उसके बाद में टॉप कंज्यूमर्स कम होते चले जाते हैं। ये होता है नंबर पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर डजंट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बीइंग काउंटेड इन ईच टॉपिक लेवल कैन वेरी, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करते, इसके बेसिस पे हम एनर्जी का कंजप्शन काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एनिमल्स का जो साइज़ है वो वेरी कर सकता है, यहाँ पर भी वेरी कर सकता है, वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। अब देखो ये इन्वर्टेड है, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये भी अपराइट है, पर अपराइट नहीं है, ये भी इन्वर्टेड पिरामिड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है और यहाँ पर है कंज्यूमर्स, इस तरीके से। अब ये क्या का एग्जाम्पल दिया गया है? यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है फॉरेस्ट का, ठीक है। फॉरेस्ट का आप मान सकते हो, यहाँ पे डेजर्ट का मान सकते हो, जहाँ पर एक सिंगल प्लांट, और सिंगल प्लांट के ऊपर में बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं? उनके ऊपर बहुत एनिमल्स फीड कर रहे हैं, स्पैरो फीड कर रही हैं, और उनके ऊपर में और भी ज़्यादा एनिमल्स फीड कर रहे होते हैं। ये हो जाता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि पेड़ का नंबर 1 है, उसके ऊपर में फीड करने वाले ग्रासहॉपर्स ज़्यादा हैं, फिर स्पैरोज़ का नंबर ज़्यादा है, और फिर टॉप कंज्यूमर्स का नंबर ज़्यादा है, यानी कि इन्वर्टेड है। इस तरीके से देखोगे आप इसको, यहाँ पे रखोगे इस ट्री को, उसके ऊपर में फीड करने वाले एनिमल्स, फिर बर्ड्स। अब सेकंड क्या है? अब सेकंड है हमारा
पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। देखो ये भी अपराइट, यहाँ पे हमने इसको अपराइट देख लिया, यानी कि पूरे इन्वायरमेंट का लेकर के, और यहाँ पे सिंगल प्लांट का एग्जाम्पल लेकर के हमने इसको देख लिया, अपराइट भी देख लिया और इन्वर्टेड भी देख लिया, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? तो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट कहाँ होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, प्लेन्स में। यानी कि हमारे यहाँ से एग्जांपल आते हैं, हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनका बायोमास ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। फिर आते हैं हर्बीवर्स, ये ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं इसलिए इनका बायोमास प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में कम होता है। फिर होते हैं टॉप कार्निवर्स, ये बहुत कम होते हैं संख्या में, जैसे कि वुल्स वगैरह, एंड टॉप कार्निवर्स जैसे कि लायन वगैरह की संख्या कम होती है। इसी वजह से ये क्या होता है? अपराइट देखने को मिलता है। बायोमास मतलब बायोमास का जो पिरामिड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, ये होता है अपराइट। अब हम आ जाते हैं बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और यही मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। यही मेन डिफरेंस होता है कि टेरेस्ट्रियल में देखने को मिलता है और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम होते हैं, उनके ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, इनका जो बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स किसी पोंड में, किसी रिवर में, किसी ओशन के अंदर कम होते हैं, फिशेज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो प्लैंक्टन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फिर बड़ी फिशेज़ ज़्यादा हो जाती है और शार्क वगैरह भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये शार्क की जगह पे यहाँ पे कुछ जो बर्ड्स होते हैं जो फिशेज़ को खाते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, क्योंकि हमने पढ़ लिया ना कि एनर्जी यूनि डायरेक्शनल होती है। इसकी वजह से क्या होता है? ये हमेशा अपराइट देखने को मिलता है। रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने क्या किया था? सोलर एनर्जी को कंज्यूम किया था, उसके बाद में अपना फूड प्रिपेयर किया था। अब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स के लेवल पे जाने के बाद में देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑकर, ठीक है। हैंस द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा कैसा देखने को मिलेगा? सीधा देखने को मिलेगा। अब ये वाली जो टेबल है इसको आप स्टार मार्क करोगे, यहीं पे पूरी स्लाइड्स का क्या है, यहीं पे क्रक्स देखने को मिलेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ पर अपराइट देखने को मिलेगा? ग्रासलैंड्स में और लैंड इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड जो है पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पर आपको अपराइट देखने को मिलेगा? ग्रासलैंड्स एंड पॉन्ड्स में। इन्वर्टेड कहाँ देखने को मिलेगा? पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, पॉन्ड्स में। एंड बायोमास का कहाँ देखने को मिलेगा? पैरासिटिक फूड चेन में, या फिर एक ट्री के ऊपर में, एक सिंगल ट्री के ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन क्या है? एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है। मान लो इस एनिमल ने थोड़ा सा क्या खा लिया था? टॉक्सिन्स कुछ खा लिए थे, उसके बाद में इस एनिमल के ऊपर फीड करने वाला, जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्रास का पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने खा लिया था, और उसके ऊपर फिर फीड करने वाला कौन है? रैट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कौन है? रैट है। आप यहाँ पे रैट मान के चलोगे, यहाँ पे ग्रास ऊपर मान लोगे, यहाँ पे मान लो प्लांट ने कुछ टॉक्सिन्स क्या किए थे? कंज्यूम किए थे। इस प्लांट के ऊपर फीड करने की वजह से ये टॉक्सिन्स इसमें भी आ गए थे और ये लास्ट में भी जा करके एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हैं वो टॉक्सिन्स, यानी कि यहाँ पर लास्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक पे जाने के बाद में वो कितने ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखने में दोनों टर्म एक जैसी लग सकती है पर ये दोनों अलग अलग होती है। ये क्या है कि लास्ट लेवल पे जा करके, ठीक है, लास्ट ट्रॉपिक पे जाने के बाद में कितना एक्यूमुलेट हुआ है, हाउ मच एक्यूमुलेटेड, है ना, हाउ मच टॉक्सिन्स आर एक्यूमुलेटेड, ठीक है। ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ये है बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि ईच लेवल पे, ईच टॉपिक लेवल पे कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है वो टॉक्सिन का लेवल, ठीक है। यहाँ से जब ग्रास ऊपर के आया तो कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है, यहाँ से फिर रेड के पास आया तो कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है, उसके बाद में किसी स्नेक के पास आया था तब कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है, इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। रेफर टू द इंक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ से ज़्यादा कितना इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ से ज़्यादा कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज़ होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ में, यहाँ पर हर एक ट्रॉपिक लेवल से लास्ट में जा कर के इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस देखने को मिलता है।
अब है बायोटिक इंट्रैक्शन, यानी कि जब भी दो एनिमल्स या फिर दो स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है, दो भी बायोटिक एनिमल्स मिलते हैं तो उनके बीच में कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, उनकी ये टेबल है, ठीक है। दो एनिमल्स या प्लांट्स मिल रहे हैं या फिर उनको हम बांटते हैं इंट्रैक्शंस में। तो पहला इंट्रैक्शन कैसा होता है, दो स्पीसीज़ के बीच में, ये एंटीबायोसिस हो सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी बेनिफिट ना हो, एंटी हो, यानी कि कोई भी इनमें से बेनिफिट ना हो, जैसे कि ग्रीन ब्लू एल्गी के बीच में रेड टाइड्स, ठीक है। एंड सेकंड है सिम्बायोसिस, यानी कि दोनों को क्या हो जाए, बेनिफिट हो, जैसे कि कोरल्स एंड जूजेंथलिया के बीच में। फिर म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों को बेनिफिट हो इसमें, ठीक है। जैसे कि जो एग्जांपल हम ले सकते हैं मगरमच्छ का, मगरमच्छ जब बाहर आता है तो अपने मुंह को खोल के बैठ जाता है, और उसके बाद में क्या होती है, कुछ छोटी छोटी स्पैरोज आती हैं और उसके मुंह से कुछ खाना मतलब खाती है, मतलब निकाल के खा लेती है। तो इसके दोनों को क्या से फ़ायदा हो जाता है कि मगरमच्छ के दांत साफ़ हो जाते हैं, ठीक है, उनके दांत घिसते नहीं हैं, और क्या हो जाता है, स्पैरो को फूड मिल जाता है। फिर कमेंसलिज्म, इनमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को बेनिफिट, मतलब दूसरा अनअफेक्टेड हो जाता है, यानी कि दूसरे पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर कोई बड़ा प्लांट किसी छोटे प्लांट को सहारा दे रहा है, किसी बेल को सहारा दे रहा है, तो उसको तो कोई अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन छोटी बेल जो होती है उसको सहारा मिल जाता है चढ़ने के लिए। अब सेकंड है एमेंसलिज्म, यानी कि एक को हार्म होगा और दूसरा अनअफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन इज़ हार्म्ड अदर इज़ अनअफेक्टेड, स्मॉल ट्री एंड अंडर अ बिग ट्री, यानी कि देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, इसके अंडर में एक छोटा पेड़ ग्रो कर रहा है, लेकिन इसकी छाया की वजह से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं ले पा रहा है, इसका तो कुछ मतलब इस पे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अंडरनेश रह जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अमेंसलिज्म। ये दोनों एक जैसे ही हैं, अमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म, ठीक है, यानी कि एक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरा क्या हो जाता है, दूसरे को अब एक को प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है नेगेटिवली और पॉजिटिवली, यही फर्क देखने को मिलता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ता है। अमेंसलिज्म में दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन एक को हार्म हो जाता है, ठीक है, एक को बेनिफिट तो कमेंसलिज्म और दूसरे को मतलब हार्म हो तो अमेंसलिज्म, एक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही पेड़ क्या हो सकता है, एक छोटी बेल को सहारा दे करके उसके लिए कमेंसलिज्म का इंट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन दूसरे पेड़ को ग्रो ना कर देने की वजह से क्या हो जाएगा, अमेंसलिज्म कर देगा, ठीक है, इसको हार्म कर देगा, लेकिन ये अनअफेक्टेड हो जाएगा। अब एक कॉम्पिटिशन, अब मान लो एक ही जंगल में दो शेर हैं, तो क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्या होता है, नन इज़ बेनिफिटेड, किसी का भी बेनिफिट नहीं हो पाता, टाइगर एंड लोयन। फिर है प्रीडेशन, यानी कि एक को हार्म होगा और दूसरे को बेनिफिट होगा, जैसे कि टाइगर का या फिर शेर का आप एग्जांपल ले सकते हो, किसके साथ में, हिरण के साथ में, डियर के साथ में ले सकते हो। फिर है पैरासाइटमिज्म, वन इज़ हार्म्ड एंड वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ हार्म, यानी कि मान लो हमारी जुएँ पड़ जाती हैं, तो जुएँ तो बेनिफिट हो ही जाते हैं हमारा ब्लड पी के, लेकिन हमको क्या होता है, हार्म होता है। अब है नेक्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल, से हम क्या करेंगे, अब साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल सर्कुलेट बीइंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम इन अ सर्कुलेट फैशन। देखो अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी भी गैसेज है, वो इसी मतलब अर्थ के ऊपर ही रह जाती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये साइकिल्स में परफॉर्म होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस शामिल होते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इनको दो भागों में बांट जाता है, सेडिमेंट्री यानी कि वो जो अर्थ के रेजर्वोयर यानी कि क्रस्ट से निकल के आती हैं, और दूसरी गैसेज जो अर्थ के एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर से निकल के आते हैं। अर्थ के क्रस्ट से निकल के आने वाली कौन है, फॉस्फरस और सल्फर साइकिल, एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर से निकलने वाली कौन है, वाटर साइकिल, हाइड्रो साइकिल या फिर कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फरस साइकिल बताया गया है कि फॉस्फरस पहले जैसे सोइल में होता है, उसको प्लांट कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, फिर इसके बाद में एनिमल्स के थ्रू वो हमारे पास आती है, फिर जैसे हम मर जाते तो एनिमल मतलब इन्वायरमेंट में वापस रिलीज हो जाती हैं। सेकंड सल्फर साइकिल, ठीक है, सल्फर साइकिल क्या होती है, जैसे कि हम सल्फर साइकिल क्या करते हैं, ये वाटर में डिजोल्व होती है, हम कंज्यूम करते हैं, प्लांट कंज्यूम करते हैं, फिर वापस जा करके जैसे कि इंडस्ट्रीज से भी निकलती है, कहाँ चल जाती है, एनवायरनमेंट में वापस चल जाती है, फिर कौन कंज्यूम कर लेते हैं, प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। सेकंड फिर लास्ट है नाइट्रोजन साइकिल, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वो इसको फिक्स करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं, हम इसको खा लेते हैं, हमारे प्रोटीन बनाने के काम आती हैं।
एंड फिर अमोनिया जैसे हम खाद वगैरह डालते हैं, फिर हम डायरेक्टली इसको कंज्यूम करते हैं और हमारे मरने के बाद में क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट वापस रिलीज हो जाती है। ऐसी गैसेस साइकिल होती है। वाटर साइकिल हम जानते हैं कि पानी वेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, वापस ग्राउंड पे आ जाता है और उसके बाद में कुछ प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ वापस से सरफेस पे आ जाता है और यहाँ से वापस से भाप बन के उड़ जाता है। अब है गैसेस साइकिल में कार्बन साइकिल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रहती है, ठीक है, प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं, फिर उस प्लांट्स को हर्बीवर्स कंज्यूम करते हैं, फिर हम उनको कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से क्या हो जाती है, साइकिल वापस से रिपीट हो जाती है और हमारे मरने के बाद में कार्बन की फॉर्म में वो वापस चला जाता है। जैसे कि कार्बन डेटिंग करके ही हम किसी की एज पता कर सकते हैं। क्यों होती है, क्योंकि कार्बन हमेशा उसको हमारे साथ साथ वो कार्बन हमारी बॉडी में रहता है। अब आ जाते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन में इसको बांटते हैं। यानी कि किसी भी एक प्लांट के ऊपर में जब स्पीशीज शुरू होती है, जब लाइफ शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन, एक के बाद में दूसरे। जैसे कि क्या होती है, बेयर रॉक्स से सबसे पहले बैरन टेरन देखने को मिलता है, यानी कि बंजर ज़मीन होती है। उसके बाद में कुछ जो पायोनियर क्या होती हैं, शुरुआत करने वाली, यानी कि वहाँ पर जब शुरुआत करते हैं वो लोग, कौन शुरुआत करता है, मोसिस और लाइकन्स, यानी कि वहाँ पर काई वगैरह शुरुआत करती हैं जीवन की, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, फिर ग्रासेस वगैरह बनती हैं। उसके बाद में क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती हैं। सक्सेशन ऑन अ स्टेलाइन एंड बैरन एरिया, जब किसी बंजर ज़मीन पर, किसी बंजर प्लेनेट के ऊपर पे जब पहली बार लाइफ शुरू होती है तो उसको पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है, यानी कि उसको प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। जैसे कि लाइकन्स आ जाते हैं, ये कॉलोनाइज करते हैं पहले ही उस बंजर ज़मीन को, एंड प्रिपेयरिंग फॉर सब्सट्राइट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड एडिशनल ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड इन क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जब क्लाइमैक्स में पहुंच जाते हैं उसके बाद में क्या होती है, प्राइमरी सक्सेशन खत्म हो जाता है। फिर आ जाते हैं दोबारा से सेकेंडरी सक्सेशन, यानी कि जब प्राइमरी सक्सेशन खत्म होता है उसके बाद में जो सक्सेशन दोबारा देखने को मिलता है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। एक ही जगह पे दूसरी बार जब जन्म होता है, यानी कि मान लो ये अर्थ थी, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन थी, इसके बाद में जब पहली बार इसके ऊपर में पेड़ पौधे उगने शुरू हुए, काई जमनी शुरू हुए, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बने, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। फिर जब ये क्लाइमैक्स में पहुँच जाएंगी, ठीक है, उसके बाद में जब दोबारा इसके ऊपर लाइफ शुरू होगी, जैसे कि ह्यूमन फॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन की लाइफ जब शुरू होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। सक्सेशन इन एरिया वेयर प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज रिमूव्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर, यानी कि जिस एरिया में पहले कभी, यानी कि जब पहले पायोनियर कम्युनिटीज़ ने आकर के रूल कर लिया था और वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि यहाँ पर पहले प्लांट्स से पैदा हो गए थे, ऑर्गेनिजम्स बन गए थे, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद में दोबारा लाइफ शुरू होती है, हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। यानी कि पहले वाली जो प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ वो हट चुकी हैं, अब क्या हो गए, नई कम्युनिटीज़ पैदा होंगी यहाँ पे। फास्टर देन दी प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो क्या होती हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बनना शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ नहीं होता, फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर सेकेंडरी बनते हैं, फिर कुछ बड़े पौधे बनते हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो प्राइमरी जो सक्सेशन होता है वो काफ़ी टाइम टेकन होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो इतना टाइम टेकन नहीं होता है, थोड़ा फास्ट होता है। एज सोइल हैज़ ऑलरेडी हैज़ सीड्स एंड रूट स्टॉक, क्योंकि जो पहले से ही जो ज़मीन होती है ना उसके अंदर में सीड्स वगैरह होते हैं, सोइल ऑलरेडी तैयार से होती है, रूट स्टॉक्स होते हैं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ईजिली सेकेंडरी सक्सेशन हो जाता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ऑटोजेनिक या फिर ऑटोग्राफिक एंड ओलोजेनिक या फिर हेट्रोट्रोफिक। ये प्लांट्स के बारे में और ये सक्सेशंस के बारे में। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, ब्राउट अबाउट द लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, और एलो का मतलब होता है बाहर से। तो ऑटोजेनिक यानी कि खुद के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं वहाँ के, इस एरिया के, वहाँ के अंदर जो सक्सेशन इसी कम्युनिटी के अंदर में लाई जाते हैं। यानी कि पहले मान लो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हो रहा है, इस एरिया में जो पहले प्राइमरी सक्सेशन हुआ था, पायोनियर जो कम्युनिटीज़ थी वो वाइप आउट हो चुकी हैं। अब जो सेकेंडरी कम्युनिटीज़ आई हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पर कम्युनिटीज़ पैदा हो गई हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से दोबारा सेकेंडरी सक्सेशन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ऑटोजेनिक। लेकिन मान लो यहाँ पर पायोनियर कम्युनिटीज़ थी वो मर चुकी हैं, लेकिन अब बाहर से कहीं और दूसरे एरिया से क्या हो रही है, यहाँ पर इनहेबिटेंट्स आए हैं, यानी कि बाहर की कोई फोर्स आई है जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा सक्सेशन हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन, ब्रॉट अबाउट द आउटसाइड फोर्स। यानी कि अगर इनसाइड फोर्स की वजह से हो तो एलोजेनिक, ऑटोजेनिक, एंड बाहर की फोर्स की वजह से हो तो
एलोजेनिक हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑटोजेनिक खुद से मतलब खुद ही की स्पेस से हुआ हो, और एलोजेनिक यानी कि बाहर के कोई आउटर किसी फोर्स की वजह से हुआ, जैसे कि फायर एंड डिफोरेस्टेशन की वजह से। अब ऑटोट्रोफिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या है? ऑटोट्रोफिक सक्सेशन यानी कि ड्राइवर बाय फोटो ऑटोट्रैप्स, यानी कि प्लांट्स की वजह से इनिशियल जो कोलोनाइजर्स होंगे वो ग्रीन प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट के दिखाया गया है, सेकेंडरी ही है। ऑटोट्रोफिक सक्सेशन कहाँ होता है? जहाँ पर जो कोलोनाइजर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और हेड्रोजोनिक जहाँ पर क्या होंगे, फंजाई वगैरह, यानी कि एनिमल्स यहाँ पर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं सक्सेसर्स। ओके, अब पायोनियर कम्युनिटी अर्ली सक्सेशनल स्टेज पर होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो जो स्टेबल हो चुके हैं, फुल्ली डेवलप हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं इस क्लास को एंड, यहाँ पे होते हैं ख़त्म तुम्हारा सेकंड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।